हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, जिसके कॉन्टेक्स्ट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स को मेडिवल टाइम के अंदर, डार्क एजेस के अंदर पॉलिटिकल फिलोसफी का रूप क्या था। रेनेसा मूवमेंट फिर आई तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर एक नया थॉट क्या आया। उसके साथ कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू करा था विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर अभी तक हम बात कर चुके हैं मैकियावेली के बारे में, और उसको हमने समझा था थ्रू हिज बुक द प्रिंस। उसके बाद हमने बात करी थी थॉमस हॉब्स और डेस्कार्टिस की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी जॉन लॉक और रूसो की, और उनके द्वारा दिए गई एक थ्योरी की जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और उसके साथ एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट्स है पॉपुलर सॉवरेनिटी के और ह्यूमन कॉपरेशन के। अब हम आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की दिशा में। अब राइटर हमें ये बताता है कि जब ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अपनी थ्योरीज को इजाद कर रहे थे, उसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थ्योरीज जो हैं वो आई। मतलब प्रॉपर एज सच ये कोई रेवोल्यूशन सड़कों पे क्रांति की फॉर्म में नहीं था, लेकिन ये विचारधारा की फॉर्म में था। सड़कों पर क्रांति की फॉर्म में आया इसके साथ रेवोल्यूशन, लेकिन उसका पर्टिकुलरली एक फेज था। कहने का मेरा ये मतलब है, विचारधारा वाला जो एक रेवोल्यूशन आया, जहां पर अभी तक जो अमीर वर्ग के लोग अपने हाथों में पैसा इकट्ठा करते हुए इकोनॉमिक फोर्सेस को डिटरमाइन करते थे, उनके हाथ में सारी इकोनॉमिक पावर थी, और उन कैपिटलिस्ट क्लास का लिंक था, एसोसिएशन था पॉलिटिकल क्लास के साथ। इसका पूरा इम्पैक्ट, डिटोरेटिंग इम्पैक्ट वर्कर क्लास के ऊपर पड़ता था, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर पड़ता था। तो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और वर्कर्स की आवाज़ को उजागर करने के लिए एक थ्योरी इमर्ज होकर आती है, या फिर आप कह लो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक पॉलिटिकल आइडिया इमर्ज होकर आता है, जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म। और सोशलिज्म की दिशा में ही आगे बढ़ते हुए इसके साथ एसोसिएशन में एक इमर्जिंग पॉलिटिकल आइडिया और पॉलिटिकल फिलॉसफी इमर्ज होकर आई, दैट इज मार्क्सिज्म। अब दोस्तों, ये जो अगला पॉइंट है ना, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। यानी कि मार्क्सिज्म से पहले, मार्क्सिज्म एज अ आइडियोलॉजी से पहले जो सोशलिज्म था, उसने भी कंट्रीब्यूट करा पॉलिटिकल थ्योरी को इवॉल्व करने के लिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये घटनाक्रम कब हुआ इस थ्योरी का, इस पॉलिटिकल फिलॉसफी का इमर्ज होने का, जिसको हम सोशलिज्म कह रहे हैं, जो कि मार्क्सिज्म से पहले आई थी, जब रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ने लगा था दुनिया के विभिन्न कोनों के अंदर, स्पेशली यूरोपियन देशों के अंदर। तो कुछ सोशलिस्ट थिंकर्स ऐसे इमर्ज होकर आए जिनका नाम था चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन एंड रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने बेसिकली बात ये करी कि जो इनइक्वालिटी है समाज के अंदर, जो असमानता है अर्थव्यवस्था के अंदर, बेसिकली रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, उसको हमें ब्रिज करना चाहिए, उसको हमें नैरो डाउन करना चाहिए। तो जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे वो एक प्रकार से रेवोल्यूशन की बात करते थे, लेकिन वो रेवोल्यूशन एक चेंज की फॉर्म में था, और वो भी उनकी विचारधारा के अंदर सीमित था। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी होगी ना, जो कि अल्टीमेटली सोशलिज्म से ही डिराइव होगी, वो थ्योरी प्रॉपर तरीके से जो सड़कों पर क्रांति होती है उसके बारे में बात करेगी। लेकिन दोस्तों, प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है। इसको समझाने से पहले, क्योंकि आपके लिए ये पूरा सब्जेक्ट नया है और मैं आपको बिल्कुल हर चीज़ बेसिक तरीके से पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले इस लेक्चर में हमेशा के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले दे देता हूँ, जिसके बाद आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी इन दो पॉलिटिकल फिलोसफीज को, इन दो पॉलिटिकल थ्योरीज एंड आइडियाज़ को समझने के लिए, कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन सोशलिज्म एंड उसके साथ एसोसिएटेड एक और पॉलिटिकल फिलोसफी एंड आइडिया विच इज नोन एज मार्क्सिज्म। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जिसको काफी सारे स्टूडेंट्स इतना इजीली नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले तो एक थंब रूल दोस्तों याद रखना,
जब भी आपके सामने कभी कोई कॉन्सेप्ट आए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो इन दो कॉन्सेप्ट्स को, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, तो हमेशा आप एक थंब रूल मानकर चलो, दैट इज सोशलिज्म एक ब्रॉडर थ्योरी होती है. इट इज अ ब्रॉडर थ्योरी एज कंपेयर्ड टू मार्क्सिज्म. ये थंब रूल दोस्तों आपको याद रखना चाहिए. ये काम आएगा आपके आगे चलकर जब हम प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और बहुत सारे प्रकार के सोशलिज्म के बारे में जब हम बात करेंगे, तो ये थंब रूल आपको काम आएगा कि सोशलिज्म थोड़ा सा बड़ा एस्पेक्ट है, थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट है. मार्क्सिज्म एक उससे निकला हुआ एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो कि सोशलिज्म से ही डिराइव होता है. लेकिन हम पहले इन विचारधाराओं के अंदर, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म की विचारधाराओं के अंदर सबसे पहले बेसिक तरीके का फर्क समझते हैं. देखो ये विचारधारा डेवलप हुई कैसे, सबसे पहले तो हम इसका रूट जानना पड़ेगा. सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के कंपैरिजन में आने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं जिसको अभी तक हम अपनी एनसीईआरटीज और जर्नल स्टडीज की तैयारी में पढ़ते हैं. वो क्या है, हम लोग सोशलिज्म को मार्क्सिज्म के साथ कंपेयर या डिफरेंशिएट करने से पहले हमेशा आपने देखा होगा हम अपनी किताबों के अंदर बात करते हैं सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के बारे में. तो ये डिबेट क्या है, एक थ्योरी ये कहती है कि इकोनॉमिक मींस ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये चीज जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए. और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं ये सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होनी चाहिए. तो जब यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के अंदर ये कैपिटलिज्म ज्यादा हावी होने लगा था, ठीक है, कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, इनफैक्ट कंट्री लाइक रशिया जो कि यूरेशिया का पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट उसका एशिया के अंदर आता है, थोड़ा सा पार्ट उसका रशिया के अंदर आता है, थोड़ा सा पार्ट उसका यूरोप के अंदर आता है और एशिया के अंदर आता है, इसलिए हम उसको रशिया को, क्योंकि उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट काफी बड़ा है जो कि 2 कॉन्टिनेंट तक जाता है, इसलिए हम उसको यूरेशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट कहते हैं. यूरेशिया ऐसा कोई कॉन्टिनेंट है नहीं, लेकिन ज्योग्राफी में आप ये चीज समझते हो कि हम उसको क्यों यूरेशिया कहते हैं. आधा पार्ट लाइज इन यूरोप, आधा पार्ट लाइज इन एशिया, है ना. तो रशिया और बाकी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर क्या हुआ कि जब ये विचारधारा के बारे में बात हो रही थी तो प्रैक्टिकल रियलिटी ये थी यूरोपियन देशों की और रशिया की कि कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में ज्यादा इकोनॉमिक मींस ऑफ प्रोडक्शन आ गया. वो जो है कैपिटलिस्ट क्लास, वो ज्यादा रिसोर्सेज को समेट कर अपने पास रखने लगे, इकोनॉमिक मींस ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फोर्सेस को खुद से चलाने लगे. अब प्राइवेट आदमी दोस्तों हमेशा किस चीज के बारे में सोचता है, प्राइवेट आदमी हमेशा सोचता है अपने प्रॉफिट मेकिंग के बारे में. और जब ये प्रॉफिट मेकिंग इनके हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में कंसोलिडेट होती चली गई, बढ़ती चली गई, इट केप्ट ऑन राइजिंग, ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी डिकेड्स एंड इवन अ सेंचुरी. तो उसके बाद कुछ लोगों को ये लगा, जब उन्होंने रिव्यू करा इस चीज का, कि अगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इतने अच्छे धंधे चल रहे हैं, उनके पास इतनी अच्छी इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, पूरी अर्थव्यवस्था को वो डिटरमाइन करते हैं, लेकिन प्रॉफिट फिर सिर्फ उनके पास ही क्यों जाता है, वाई दिस प्रॉफिट इज नॉट डिवाइडेड इक्वली अमंग्स ऑल द मासेस, ऐसा क्यों नहीं होता है. और इसमें जब उन्होंने रिव्यू करा कुछ लोगों ने कैपिटलिस्ट क्लास को, तो उन्होंने ये देखा कि प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना तो छोड़ो, इकोनॉमिक मींस ऑफ प्रोडक्शन का जो अधिकार है वो सबको, मतलब इकोनॉमिक मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे डिराइव जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलना तो छोड़ ही दो, ये वाली बात तो भूल ही जाओ. पूरी की पूरी जो वेल्थ है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है और इससे उन्हीं को फायदा मिल रहा है, उन्हीं की लाइफ बेटर बनती जा रही है. परेशान कौन है, वो व्यक्ति जो कि डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्ट है, बेसिकली वर्किंग क्लासेस, ठीक है, या फिर
लेबरर्स, मजदूर। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने बात करी वर्कर्स के बारे में जो कि इकोनॉमिक मींस ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा वक्त लगाकर, समय लगाकर। इनका शरीर टूटता है उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी के अंदर, लेकिन फिर भी प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो हमेशा मालिक रखता है। और मालिक कौन था इन कंट्रीज के अंदर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो यहां से जब वर्करों के हित की बात आना शुरू हुई, या फिर ये वाली बात आना शुरू हुई, वर्कर के हित की बात तो चलो बाद में हुई, जब कुछ लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज को इक्वल अगर कभी बांटा जा सकता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो कुछ लोगों ने ये बोला कि हम ये मानते हैं ये वाला काम सरकार को करना चाहिए, इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के जो इकोनॉमिक फोर्सेस के जो ये क्वेश्चंस हैं, दैट शुड नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, रेदर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस शुड बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, शुड बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फोर्सेस। ऐसे करके सोशलिज्म का बर्थ हुआ। ठीक है। और फिर आगे चलकर जो ये मार्क्सिज्म का जो आइडिया है, आप बस इतना समझ जाओ कि मार्क्सिज्म का आइडिया या मार्क्सिज्म की विचारधारा सिर्फ एक बंदे के साथ एसोसिएटेड है, और ये मार्क्सिज्म नाम भी उसके सरनेम से आया है। और वो कौन है मयूर? कार्ल मार्क्स। क्योंकि कार्ल मार्क्स अपनी इस सोशलिज्म की विचारधारा को देते हुए वो थोड़ा सा ना ऐसी बात करेगा मयूर के पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड जो होनी चाहिए वो वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए। और हम उसको रेवोल्यूशनरी क्यों कहते हैं? जैसे सोशलिज्म के आइडिया को हम रेवोल्यूशनरी नहीं कहते, हम उसको क्रांतिवादी आइडिया नहीं कहते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा के अंदर एक क्रांतिवादी आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है। वो ऐसे क्यों बात कर रहा है कि वर्करों, मतलब उसकी विचारधारा को पढ़ के ना मयूर आपको लगेगा कि वो ना वर्करों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो ना चाहता है कि वर्कर सारे सड़कों पर आए, देश में क्रांति और तख्ता पलट हो जाए, और ये उसने करवाया भी। ठीक है। क्योंकि वो अपनी विचारधारा को जस्टिफाई करता हुआ, बोलता हुआ इस कदर बोल गया अपनी बात को, कहता है, जब मार्क्सिज्म का उसने आइडिया दिया उसमें कहता है कि वर्करों के हित के बारे में बात होनी चाहिए, इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने वाले अगर वर्कर्स हैं तो प्रॉफिट इनके पास इक्वली आना चाहिए। आगे चलकर उसी विचारधारा को बोलते हुए, एक्सटेंड करते हुए, वो ये भी बोल देता है अपनी थ्योरीज के अंदर, कैपिटलिस्ट क्लास को कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट ही कर दो। अगर समाज के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो वर्कर्स हैं, वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो लेबरर्स हैं, तो पावर एक्चुअली डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, इकोनॉमिक फोर्सेस को कंट्रोल करने की जो ताकत है वो इन्हीं वर्कर्स, वर्किंग क्लास और लेबरर्स के हाथों में होनी चाहिए। और इसके लिए वो दो टर्म्स मेंशन करेगा, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन बोर्जुआजी क्लास वर्सेस प्लोरिटेरिएट क्लास। अब ये क्या होता है टर्म जो मैंने जो भयंकर शब्द बोले एटम बॉम्ब की तरह, बोर्जुआजी एंड प्लोरिटेरिएट, इसको मैं अभी इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ऐसे करके सोशलिज्म का बर्थ हुआ, आगे चलकर मार्क्सिज्म की विचारधारा का बर्थ हुआ। लेकिन अभी तक हमने इनके रूट्स को जान लिया, लेकिन बेसिक डिफरेंस जो मुझे आपको समझाने हैं वो बाकी रह गए हैं। तो चलो अब बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों जानते हैं कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में, कि ये जो सोशलिज्म की जो ये विचारधारा होती है ये क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया, ध्यान रखना, कि सोशलिज्म एक अपने आप में थोड़ी सी एज कंपेयर टू मार्क्सिज्म वो एक ब्रॉड आइडियोलॉजी है। ये थंब रूल होना चाहिए आपको जब भी सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को समझना है। ये एक ब्रॉड आइडियोलॉजी है, और ये एक प्रकार से ब्रॉड आइडियोलॉजी होने के साथ इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम को डिटरमाइन करने का, देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको डिटरमाइन करने का एक बेस है, एक ढांचा है, जहां पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी
कंट्री के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो अभी तक कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के हाथों में होती है, दैट शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड। समाज में उसके ऊपर हर किसी का अधिकार होना चाहिए। दैट शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड एंड कलेक्टिवली कंट्रोल्ड। उसको सिर्फ गिने चुने जो लोग हैं जिनके हाथ में वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो जाए इस इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, और किसके हाथ में हो जाती है? कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के हाथ में। वो नहीं होना चाहिए। एवरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थव्यवस्था का हर एक जो पहलू है, सोशलिस्ट थ्योरिस्ट ये मानते थे कि वो इक्वली सारे लोगों के बीच में, मासेस के बीच में डिवाइड होना चाहिए, उनके हाथ में होना चाहिए और वही उनको कंट्रोल करें सारे लोग इक्वली मिलके, रेदर देन प्राइवेटली ओन्ड। अब क्या होता है, जो ये सोशलिज्म है ना, उसका कोई एक चेहरा नहीं होता है। जैसे हम सिर्फ अगर सोशलिज्म को इतना बोल दें ना कि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक ऐसी थ्योरी है जो कि ये बात करती है इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली होने चाहिए, कलेक्टिवली कंट्रोल होने चाहिए, और बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये डिस्कशन जो अभी तक हम करते आए हैं अपनी जीएस की क्लासेस में और बेसिक एनसीईआरटीज में और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में, ये उधर समझने के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से, जो कि सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि विचारधारा का रूट क्या है, अस्तित्व क्या है, डेवलप कैसे हुई है, तो हमें यहाँ पर थिन डिफरेंसेस को जानना पड़ेगा एग्जैक्ट उनकी विचारधारा को समझने के लिए। तो सोशलिज्म ना एक कोई सिंगल कॉमन अम्ब्रेला नहीं है कि आप सिर्फ सोशलिज्म को इतना समझ लो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के हाथ में होना चाहिए, वर्कर्स को भी, अगर कैपिटलिस्ट क्लास को फायदा मिल रहा है तो वर्कर्स को भी मिलना चाहिए, और सब लोग इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इक्वली कंट्रोल करें, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर ना हो किसी भी देश के अंदर। अर्थव्यवस्था की जो कमान है, अर्थव्यवस्था को जो चलाने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में ना होकर वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए। ये तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया सोशलिज्म का। लेकिन आगे चलकर सोशलिज्म को ऐसा जो जिस तरीके से सोशलिज्म की विचारधारा डेवलप हुई, थोड़ी सी वो मैच्योर बनी, तो आगे चलकर आप जानोगे कि सोशलिज्म की बड़ी सारी वैरायटीज आई, बड़े सारे टाइप्स की जो सोशलिज्म है वो इमर्ज होना शुरू हुए। लाइक उनमें एक सबसे पहला था जो कि हमने अपने देश में अपना रखा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जनरली आपको जिन देशों में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहां देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिन देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां पर जब भी कोई लॉ बनेगा, कोई भी एक्ट बनेगा, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और वो लॉ या एक्ट हमेशा ये कोशिश करेगा कि जो पावर है या जो भी बेनिफिट्स हैं इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के, वो सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इक्वल बेसिस पर मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसा लॉ और ऐसा एक्ट जो कि किसी भी एक देश में पार्लियामेंट से बनकर आ रहा है, वो हमेशा इन इक्वालिटीज को, असमानताओं को इरेडिकेट करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, और जहां पर जो फायदा है उस इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का वो सबको मिलेगा इक्वली। अगर रिच क्लासेस को मिल रहा है तो पुअर क्लासेस को, वर्किंग क्लासेस को, वर्कर्स को, सबको मिलेगा वो। इसलिए हम इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ऐसा मानते हैं कि इट इज ऑफनली फाउंड, जर्नली फाउंड इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, उसके बाद और प्रकार के सोशलिज्म डेवलप हुए, लाइक स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म जहां पर हम क्या मानते हैं कि इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस, वो स्टेट के हाथ में होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। और इस प्रकार के सोशलिज्म को दोस्तों हम लोग कहते हैं ये एक रेडिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। ठीक है, कि जहां पर
ऐसी बात करी जाती है कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है, जिनके हाथ में इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो बेकार है, उनके हाथों से पावर छीन ली जाए और वर्करों को, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, इन सबको पावर मिले। तो ये थोड़ी सी रेडिकल विचारधारा है, लेकिन उतनी भी रेडिकल नहीं है जितनी मार्क्सिज्म होता है। मार्क्सिज्म तो रेडिकल होने के साथ साथ रेवोल्यूशनरी भी है, वो एक क्रांतिकारी विचारधारा है, ठीक है। स्टेट सोशलिज्म को फिर भी ऐसा रेडिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म माना जाता है। ये हम आगे चलकर जानेंगे डिटेल में, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक सोशलिज्म होता है दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव सोशलिज्म, जहां पर अभी हम ये जो बात कर रहे थे ना कि इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर लिखा था हमने, इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड एंड कलेक्टिवली कंट्रोल्ड, ठीक है, बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बाय ऑल द मासेस ऑफ अ कंट्री। इस प्रकार के सोशलिज्म को दोस्तों हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोशलिज्म, ठीक है, कि जहां पर सभी मासेस को इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का जो केक है बड़ा सा, उसकी पेस्ट्री का साइज सबको मिलेगा बराबर तरीके से। किसी की भी पेस्ट्री ऐसी नहीं होगी कि उसको 2 स्लाइस मिल गए, किसी को 3 मिल गए, किसी को एक भी पेस्ट्री नहीं मिली और किसी को 1 स्लाइस मिल गया। मतलब अगर इकोनॉमी, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है किसी एक देश की, अगर वो एक केक के साइज के बराबर है, तो केक को काटकर जो पेस्ट्रीज निकलेंगी उसका फायदा सबको मिलना चाहिए। वो पेस्ट्री, वो केक का जो स्वाद है वो हर कोई चख सके। ये आइडिया थोड़ा सा पोर्ट्रे करता है कोऑपरेटिव सोशलिज्म को। तो ये और भी प्रकार के सोशलिज्म थे, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट वैरायटीज, ये कुछ ब्रॉड टाइप के जो सोशलिज्म आए, इमर्ज हुए, जिनका प्रभाव आज भी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के अंदर रहता है। तो उनमें से कुछ प्रोमिनेंट ये वाले सोशलिज्म थे जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म एंड कैपिटलिस्ट कोऑपरेटिव सोशलिज्म, सॉरी नॉट कैपिटलिस्ट सोशलिज्म, ये तो टकराने वाली विचारधारा हो गई। कोऑपरेटिव सोशलिज्म में नहीं, हम लोग यहाँ पर देखो ना, है ये सोशलिज्म की विचारधारा, तो यहाँ पर हम कैपिटलिस्ट क्लास की बात नहीं करते हैं, नहीं, हम यहाँ पर बेसिकली ना वर्करों के अधिकारों की बात, या सब लोग मिलकर अपने बेसिकली कॉमन तरीके से फार्मिंग सिस्टम करें, सब लोग उससे बेनिफिट डिराइव करें, इकोनॉमी के जो फ्रूट्स हैं वो सबको इक्वली बांटे जाएं, जीडीपी का जो वो है एक तरीके से जो आउटकम है वो सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो कैसा भी रीजन हो, कितना भी बैकवर्ड हो, या फिर वो रीजन कितना भी बैकवर्ड हो, कोई भी एरिया है आपके देश के अंदर, कोई भी गांव है, सब लोगों तक वो बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा के बारे में बात करता है कोऑपरेटिव सोशलिज्म। आगे चलकर हम इसको इन डेप्थ तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और ये वाले जो सोशलिज्म है मयूर, ये भी आगे चलकर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पॉलिटिकल थ्योरी तो एक्चुअली एक ही पिलर के ऊपर, एक ही थंब रूल के ऊपर ठहरी होती है, कि वक्त और ज़माना जैसी बदलता है तो उसका नेचर भी इम्प्लीमेंट होने का बदल जाता है ना। तो ये वाली विचारधारा ओरिजिनली क्या थी वो मैंने आपको बता दी। आगे चलकर जब अलग अलग कंट्रीज ने इनको अपनाया, अपने संविधान के अंदर इनको एज अ प्रिंसिपल अडॉप्ट करा, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा इनका अस्तित्व कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, टाइम टू टाइम बदलता चला गया, ठीक है। अब सोशलिज्म के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को दोस्तों हमें जानना पड़ेगा कि सोशलिज्म के कुछ मूल सिद्धांत, कुछ कोर सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर सोशलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स की बात करें, द कोर प्रिंसिपल्स, द मेन पिलर्स ऑफ सोशलिज्म एज अ आइडियोलॉजी आर, नंबर 1, एक तो ये बात करता है, एम्फसाइज करता है एक चीज के ऊपर कि समाज के अंदर समानता आनी चाहिए, देयर शुड बी सोशल इक्वालिटी। दूसरा, इससे सभी लोगों का जो हित है वो होना चाहिए, सभी लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। तो ये बात करता है कलेक्टिव वेलबींग की, ठीक है। और उसके बाद सोशलिज्म की आइडियोलॉजी एक और अपने मूल सिद्धांत को अपनाती है, ये सपोर्ट करती है, इट एडवोकेट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ताकि एड्रेस करा जा सके असमानताओं को, इनइक्वालिटीज को, और सभी इंसानों की जो ये बेसिक नीड्स हैं वो मीट हो सके।
तो सरकार को बीच में आना पड़ेगा जनता के फायदे के लिए, जनता के सहारे के लिए और सबकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ऐसा इस थ्योरी का, इस विचारधारा का मानना है सोशलिज्म का। इसका तीसरा कोर प्रिंसिपल यही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी इन सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ताकि इन इक्वालिटी जो है वो मिटे, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो मयूर, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी अच्छे से समझ में आई? ये कोर प्रिंसिपल है, मतलब जो सोशलिज्म, जो जिन सोशलिस्ट थिंकर्स ने दिया था ना, जैसे अभी हम यहां पर बात कर रहे थे प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स की, है ना, लाइक चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और भी बहुत थे। लेकिन ये तीन जो पर्सन जो थे, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट थे, जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इन्होंने जो पॉलिटिकल आइडिया दिया सोशलिज्म का, वो इन तीन मूल सिद्धांतों पर टिका होता है। सोशलिज्म का जो कोर प्रिंसिपल है वो बात करता है समाज के अंदर समानता आनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी आनी चाहिए, सबका वेलफेयर, सबका वेलबींग प्रमोट होना चाहिए, देयर शुड बी कलेक्टिव वेलबींग। और ये बात ये भी करते हैं कि सरकार को बीच में आना पड़ेगा कैपिटलिस्ट क्लास की दादागिरी को रोकने के लिए, ताकि ये जो समाज में असमानताएं चल रही हैं ना, इनइक्वालिटी चल रही हैं, हम उनको जड़ से मिटा सकें और जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जो वेलफेयर से रिलेटेड उनकी जो नीड्स हैं, या जो उनको कोई भी दुख तकलीफ हो रही है, या फिर इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को तो वर्कर्स ही बेसिकली इनिशिएट करते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है। तो उस अधिकार को दिलवाने के लिए सरकार को आना पड़ेगा, बीच में कूदना पड़ेगा। उस अर्थव्यवस्था की जो कमान को संभालते हुए जो फायदे मिलेंगे वो सब इक्वली बांटे जाएंगे। कैपिटलिस्ट क्लास से अगर हम ये अपेक्षा करें तो ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा, तो सरकार को इसलिए कूदना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला जो पॉइंट है ना, इन तीन कोर प्रिंसिपल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है इनका ये पॉइंट, क्योंकि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी ना मयूर, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अपनी जो हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा है ना, जब जीएस की क्लासेस में पढ़ा था हमने, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के आने से, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा किसके लिए काम करती है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटलिज्म के बारे में बताया, कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है। और गवर्नमेंट के इंटरवीन करने से होगा क्या, बिकॉज किसी भी देश की सरकार को एक ऐसा सिंबल के तौर पर देखा जाता है दैट इट ओनली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। सरकार जब भी, दोस्तों मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, कभी भी सरकार के अस्तित्व के बारे में अगर आपको ये कोई क्वेश्चन आए, आपको खुद से कभी लिखना हो, आप हमेशा ये कह सकते हो कि किसी भी देश की कोई जो सरकार है, सरकार बनने का मकसद ही यही होता है लोगों का वेलफेयर करना। अब वो वेलफेयर सरकार अपने हिसाब से करती है, थ्रू मेकिंग वेरियस लॉज, पासिंग वेरियस एक्ट्स थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडीज लाइक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, या फिर कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाकर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास कर कर, ऑर्डिनेंसेस को इंप्लीमेंट कर फीस एंड फाइन्स लगाकर, डिसिप्लिन लाकर, कैसे भी करके सरकार को एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा टूल, एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा एपिटोम देखा जाता है दैट इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस। इट हैज नथिंग टू डू विद प्रॉफिट मेकिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सरकार का मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है। सरकार को इसी चीज का सिंबोलिज्म देखा जाता है। अब हमने यहां पर इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि सोशलिज्म क्या होता है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो मार्क्सिज्म होता है ये क्या होता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो मार्क्सिज्म होता है ये विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को दोस्तों एक थंब रूल देकर एक चीज के बारे में क्लैरिटी दे ही दी है। मार्क्सिज्म एक स्पेसिफिक, ब्रॉडर क्या इनमें से मयूर, अगर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, मार्क्सिज्म ब्रॉडर है कि सोशलिज्म ब्रॉडर है? सोशलिज्म ब्रॉडर है ना। मार्क्सिज्म एक, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैं चीजें लिख रहा हूं, मार्क्सिज्म एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है। Now, why we are calling it specific? Because it was developed by a specific personality who was named as
कार्ल मार्क्स। और ये तीन चीजों को एनालाइज करती है ये वाली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी, जो मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है ना, ये तीन चीजों को एनालाइज करती है। पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें, और ये आपका एक तरीके से एक रेडीमेड आंसर भी हो जाएगा इसका जब आप मार्क्सिज्म के बारे में कुछ लिखोगे या कार्ल मार्क्स के आइडिया के बारे में कुछ लिखोगे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स हमेशा नफरत करता था अपनी विचारधारा के अंदर पूंजीवादी व्यक्तियों से, कैपिटलिस्ट क्लास से, है ना। तो वो ये कहता था कि कैपिटलिस्ट क्लास ना हमेशा मटेरियलिज्म दुनिया में जीती है। इनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लो, पैसा ले लो, बंगला ले लो, महंगी गाड़ियां ले लो, जितना ज्यादा रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट अपने हाथ में कर सकते हो कर लो। और कार्ल मार्क्स ये बोलता था कि पूंजीवादी व्यक्ति जो है उनके इस आइडिया की वजह से, उनकी इस मटेरियलिज्म की टेंडेंसी की वजह से हमेशा पिसता है वो गरीब आदमी, वर्कर, डाउन ट्रोडन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का इसका आइडिया क्या है? कार्ल मार्क्स हमेशा इतिहास को ऐसे देखता था, ही ऑलवेज व्यूड हिस्ट्री, इतिहास को उसने हमेशा ऐसा देखा कि इतिहास जो है आज तक, मतलब जब तक कार्ल मार्क्स ने अपनी ये आइडिया नहीं दिया था, उसने कहा इतिहास देख लो दुनिया का, आज तक इतिहास जो है, इट इज, हिस्ट्री इज ऑलवेज ड्रिवन बाय, हिस्ट्री इज ऑलवेज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक फोर्सेस। हिस्ट्री इज ऑलवेज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक फोर्सेस। हिस्ट्री को हमेशा डिटरमाइन या ड्राइव जो करते हैं वो इकोनॉमिक फोर्सेस करते हैं। और ये जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं इसको ड्राइव और कोई नहीं करता है, इतिहास गवाह है, कार्ल मार्क्स कहता था इसको ड्राइव हमेशा करते हैं कौन? कैपिटलिस्ट क्लास के लोग। अभी तक दुनिया में यही व्यवस्था चल रही थी, तो उसके ऊपर कमेंट करते हुए ये कॉन्सेप्ट देता है कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। और वो कहता है कि जब ये इकोनॉमिक फोर्सेस को कैपिटलिस्ट क्लास ड्राइव करती है ना, तो इट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रगल, इट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रगल बिटवीन क्लासेस, बिटवीन क्लासेस। और सेकेंड चीज को जो वो एनालाइज करेगा कार्ल मार्क्स, तो उसी में वो इन क्लासेस को डिफाइन करता है। जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इसका पहला आइडिया, दूसरा आइडिया इसका जब ये कहता है ना कि कैपिटलिज्म, जो पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं वही हमेशा इकोनॉमिक फोर्सेस को ड्राइव करते हैं किसी भी देश के अंदर, इतिहास गवाह है इस चीज का, तो इट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रगल बिटवीन क्लासेस। तो दूसरे आइडिया में फिर वो बात करता है किस चीज की? क्लास स्ट्रगल की। और क्लास स्ट्रगल के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ है कैपिटलिस्ट क्लास, एक तरफ है वर्कर्स। वो कहता था कि वर्कर्स जो है अपने खून पसीना बहाकर सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन हमेशा उनसे जो प्रॉफिट डिराइव होता है, जो जेबें भरती हैं, वो भरती है मालिकों की। और मालिकों को वो सिंबल देखता था, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के मालिक होते थे, कार्ल मार्क्स उनको एज अ सिंबल देखता था, एज अ कैपिटलिस्ट क्लास, जो कि सही भी था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ये भी बोलता था कि ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट क्लास जहां पर है तो वहां पर सरकारें नहीं है, लेकिन सरकारों का और कैपिटलिस्ट क्लासों का एक तरीके से मिली भगत चलती है, जिसकी वजह से आगे चलकर हम देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने तो ऐसा बोला नहीं है जो मैं टर्म बोलने जा रहा हूं, क्रोनी कैपिटलिज्म, कि जब पूंजीवादी व्यक्ति सरकार को फंडिंग देते हैं, पैसा पहुंचाते हैं, तो सरकार हमेशा पॉलिसीज उन्हीं के हित में बनाती है, जिसकी वजह से पिसता हमेशा गरीब आदमी है, वर्किंग क्लास का आदमी है, और अल्टीमेटली वर्कर्स है। तो ये जो क्लास स्ट्रगल की बात करता है, ये बेसिकली एक प्रकार से कार्ल मार्क्स अपने आइडिया के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाने की बात करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। और वो इनका नाम देता है दो, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये हैवी एटम बॉम्ब जैसे जो नाम है दो। एक नाम वो बोलता है बोर्जुआजी,
BOURGEOISIE, ये स्पेलिंग होती है इसकी बोर्जुआजी की। मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं। ये मिलेगा आपको, ये बोर्जुआजी, ठीक है। वैसे इसकी स्पेलिंग होती है BOURGEOISIE होती है इसकी स्पेलिंग, यहां पर गलत दे रखी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोर्जुआजी। और दूसरी क्लास का जो नाम है जो कार्ल मार्क्स हमें प्रेजेंट करता है, दैट इज प्रोलिटेरिएट। प्रोली, PROLETARIAT, प्रोलिटेरिएट। तो ये है कौन बोर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट? बोर्जुआजी जो है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये वो टर्म है विच इज एसोसिएटेड विद ओनर्स ऑफ कैपिटल, जिनके पास पैसा है। और आप इसको आराम से ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। और अपोजिट में इनके कौन आएंगे जिनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? बोर्जुआजी के हाथ में सारी पावर है, सारा पैसा है, सब कुछ है, इकोनॉमिक फोर्सेस को वो ड्राइव करते हैं। मेहनत मजदूरी कौन कर रहा है? वो है प्लोरिटेरिएट। और प्लोरिटेरिएट कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन है? ये हैं वर्कर्स। PSIR में दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, यू शुड नॉट यूज द टर्म वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट क्लास जब आप कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म की विचारधारा को कभी भी अपने आंसर के अंदर डिफाइन कर रहे हो। आप और सारी जगह पर PSIR वगैरह में, GS में, कहीं पर भी, इवन PSIR में सोशलिज्म वगैरह के अंदर आप वर्कर और कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में लिख सकते हो, ये वर्कर और कैपिटलिस्ट क्लास की टर्म यूज कर सकते हो। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो टर्म यूज करी थी आपको पहले वो करनी चाहिए, ब्रैकेट में फिर आप लिख सकते हो। जैसे बोर्जुआजी आपने लिख दिया, फिर आप वर्कर ब्रैकेट में लिख दो कैपिटलिस्ट क्लास। आपने प्लोरिटेरिएट लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग क्लास या वर्कर्स। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए अभी तक जो हमने डिस्कस करे, कि कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मेटलिज्म के बारे में बात करी, उसने फिर क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करी, और तीसरी उसने बात करी है जो क्लास स्ट्रगल है। जैसे कार्ल मार्क्स का हर एक पॉइंट ना प्रीवियस पॉइंट से ड्राइव होता है। जैसे वो बात करता है इकोनॉमिक फोर्सेस की, वो कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी व्यक्ति उनसे चिढ़ता था तो वो बोलता है कि हमेशा ये ड्राइव करते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस को, इतिहास गवाह है। तो हिस्टोरिकल मेटलिज्म की आइडिया के बारे में बात करता है। फिर ये बोलता है कि जब कैपिटलिस्ट क्लास ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस वगैरह को, तो इसकी वजह से स्ट्रगल होता है क्लासेस के अंदर। तो दूसरा उसका आइडिया होता है क्लास स्ट्रगल का। क्लास स्ट्रगल में वो इन दोनों को डिफाइन करता है कि बोर्जुआजी जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास को कहा जा रहा है, और प्लोरिटेरिएट जो है वो वर्कर्स को कहा जा रहा है। फिर वो बात करता है तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि इस दूसरे कॉन्सेप्ट से ड्राइव है, डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। तो इसके अंदर क्या बोलता है कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स बोलता है, या फिर मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो क्रिटिसाइज करती है कैपिटलिस्ट क्लास को। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग या मार्क्सिज्म की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म, जिसमें पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ में, तो कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से समाज के अंदर एक तो इनइक्वालिटी आती है, असमानताएं आती हैं, और वर्करों का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसको बोलता है वो डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। के कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो रूप है ना कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग या मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही ज्यादा ईवल है, डेविलिश रूप है उसका। तो मार्क्स डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास की पॉइंट को देते हुए वो हमें यह बताता है कि मार्क्सिज्म जो थ्योरी है, जो आइडिया है कार्ल मार्क्स का, वो कैपिटलिज्म के आइडिया का बेसिकली एक प्रकार से क्रिटिक है। कार्ल मार्क्स यूज्ड टू हेट द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट क्लास।
बिकॉज उसके अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट क्लास या कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम बना देती है अर्थव्यवस्था के अंदर जिसकी वजह से असमानताएं आती हैं और गरीब मजदूरों का, वर्करों का शोषण होता है, जो कि पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फर्म के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर जो माल बनाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते ये हैं, लेकिन उनको बेचकर, एसी वाले कमरों के अंदर बैठकर, बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार के अंदर घूमकर, महंगे महंगे घर लेकर जो मजे कर रहे हैं जीवन के, वो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई मयूर? क्लियर हो गया पूरा कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म? ठीक है, आगे दोस्तों हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हम इसको फिर समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ये सिर्फ एक हेडिंग नहीं है, ये प्रॉपर एक आइडिया होता है। और इस आइडिया को किसने प्रेजेंट करा था? अभी तो आपने 3 नाम यहां पर सीख लिए हैं, लेकिन इसका रूट और भी ज़्यादा पहले जाता है। लेकिन इस लेक्चर में आपको यह समझाना ज़रूरी था कि मार्क्सिज्म सोशलिज्म से कैसे अलग है और सोशलिज्म मार्क्सिज्म से कैसे अलग है। और आज आपने सोशलिज्म के साथ कैपिटलिज्म को भी जान लिया, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है ये जान लिया, और सोशलिज्म का बिल्कुल जो अपोजिट आता है कैपिटलिज्म, वो वर्क कैसे करता है और कार्ल मार्क्स नफरत क्यों करता था। लेकिन थंब रूल याद रखना कि सोशलिज्म एक ब्रॉडर प्रिंसिपल है, एक ब्रॉडर फिलॉसफी है एज कंपेयर टू मार्क्सिज्म। कि अगर सोशलिज्म अगर इतना बड़ा सर्कल है तो मार्क्सिज्म इसका एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्सन की विचारधारा के ऊपर वो फिलॉसफी बनी है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है विच वॉज स्ट्यूपुलेटेड एंड गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।